हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पर बात करने वाले हैं। इस लीगल पॉइंट पर हमेशा बात फंसती है क्योंकि दोस्तों देखिए, वाइफ मेंटेनेंस की पिटीशन जरूर डालती है। यदि आपके बीच में वैवाहिक विवाद चल रहा है तो मैक्सिमम केसेज में क्या होता है कि वाइफ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस मांग लेती है या डीवी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग लेती है या फिर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस मांग लेती है। मेंटेनेंस के अलावा डीवी एक्ट के अंतर्गत वो कंपनसेशन में भी आपसे अमाउंट क्लेम कर सकती है। इसके अलावा लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी आपसे मांग लेती है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी तरह से वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हासिल कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अनेकों निर्णय दिए हैं जिसमें कहा है कि यदि वाइफ वेल एजुकेटेड है और या फिर वो कहीं पर नौकरी कर रही है तो फिर उसे ऐसा मेंटेनेंस का राइट नहीं होगा, वो इस तरह के मेंटेनेंस के लिए अधिकारिणी नहीं होगी। लेकिन समस्या ये आती है कि आपको पता है कि आपकी वाइफ जॉब करती है, आपको पता है उसे हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन इस बात को आप कोर्ट में साबित कैसे करें, क्योंकि वो अपनी पिटीशन में इस चीज को लिख करके ला रही है कि वो जॉब नहीं करती है। या फिर कई मामलों में ऐसा भी होता है कि मेंटेनेंस पिटीशन दाखिल करते वक्त वो अपनी जॉब को छोड़ देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड फंस जाता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये आसान है बहुत, हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई पत्नी को ऑर्डर किया जाए कि वो सारी डिटेल्स खुद ही कोर्ट में सबमिट करे। पर दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं है। इसी से रिलेटेड आपको आज मैं एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं 2021 का। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ऐसे मामलों में क्या होता है और कोर्ट किस तरह से अपना निर्णय लेती है। अब दोस्तों इस मामले में पत्नी ने अपने हस्बैंड और सास ससुर पर एक क्रिमिनल कंप्लेंट करी जिसके आधार पर 498A डीपी एक्ट और 504-506 में एक मुकदमा दर्ज हो गया। और दोस्तों हस्बैंड ने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी, पत्नी ने अपनी तरफ से डीवी की पिटीशन फाइल करी। अब इस डीवी की पिटीशन में पत्नी ने 20,000 रुपए प्रति माह तो मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया और 50 लाख रुपए अपने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया। इसके साथ साथ उसने लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए यानी जो कानूनी कार्यवाही में उसका खर्चा हो रहा है उसके लिए 1 लाख रुपए पति से क्लेम किया और कोर्ट ने 25,000 रुपए का ऑर्डर वाइफ को कर दिया। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुई और उसकी अपील उसने हाई कोर्ट में डाली जो वहां पर अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद दोस्तों वाइफ ने सेक्शन 24 में 50,000 रुपए पर मंथ का क्लेम कर दिया। अब दोस्तों लेकिन वाइफ ने क्या किया, जब डीवी की पिटीशन डाली तो वहां पर उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को ओपन नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं कि फैमिली कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ है, जबकि डीवी एक्ट के सेक्शन 26 में ये बताना जरूरी है। यानी आपके बीच में पहले से जो भी विवाद चल रहे हैं या फिर जो भी और कोर्ट्स के ऑर्डर हुए हैं आपके मामलों से रिलेटेड, वो आपको बताने जरूरी है, पर उसने यहां पर ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों हस्बैंड की तरफ से कहा गया कि पत्नी यदि वेल क्वालिफाइड है और जॉब कर रही है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही माना है कि वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। इसके साथ मेंटेनेंस ग्रांट करते वक्त दोनों ही पार्टीज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। कई बार पत्नी बहुत हाईली क्वालिफाइड होती है या फिर प्रोफेशनली क्वालिफाइड होती है, जॉब भी कर रही होती है, तो ऐसे में उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों इस मामले में पत्नी वेल क्वालिफाइड थी और वो जॉब भी कर रही थी शादी से पहले, शादी के बाद भी आज की दिनांक तक वो जॉब कर रही थी, लेकिन मेंटेनेंस की पिटीशन डालते वक्त उसने जो है जॉब छोड़ दी थी, वहां से रिजाइन कर दिया था। तो अब पति के लिए समस्या ये थी कि जहां पे उसने जॉब करी वहां से उसकी सैलरी का रिकॉर्ड और उसकी आईटीआर वगैरह, उसका पैन कार्ड, उसकी बैंक पासबुक की डिटेल्स, ये सारी चीजें चाहिए थी। तो पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 91 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लगा ली जिसमें उसने कोर्ट से प्रे किया कि पत्नी को ऑर्डर किया जाए कि वो ये सारी चीजें कोर्ट में लाए, कोर्ट में प्रेजेंट करे, लेकिन उसकी इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों पति ने फिर दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाई 91 सीआरपीसी में जिसमें उसने पैन नंबर और जो डिटेल्स उसको मिल सकी वो उसने लगा दी और बाकी के लिए उसने कोर्ट से ये प्रे किया कि वो पत्नी को ये ऑर्डर करे कि ये सारी डिटेल्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे। अब दोस्तों पति की यह एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई। अब जो पति था वो सेशन कोर्ट में उसने अपील डाली सेक्शन 29 और डीवी एक्ट में। अब दोस्तों इस अपील में पति ने कहा कि ऐसे विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं जहां पत्नी वेल क्वालिफाइड है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। साथ ही जब तक ये डिटेल्स कोर्ट में पेश नहीं होंगी, यानी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसकी सैलरी से रिलेटेड, उसकी आईटीआर, तब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कितना मेंटेनेंस बनेगा। और उसके हिसाब से जब वो जॉब कर रही थी तो उसकी 53,000 पर मंथ के लगभग सैलरी भी थी। ट्रायल कोर्ट ने उसकी जो एप्लीकेशन है उसको बिना संज्ञान लिए, बिना अच्छे तरीके से सोचे विचारे ही खारिज कर दिया है, क्योंकि डीवी एक्ट के सेक्शन 20 में मेंटेनेंस और सेक्शन 22 के अंतर्गत कंपनसेशन की डिमांड करते वक्त ये सारी डिटेल्स कोर्ट में प्रेजेंट करनी जरूरी होती है, उसके बाद ही इसका निर्णय लिया जा सकता है। अब दोस्तों पति ने ये प्रे की कि जो सेशन कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट को ये ऑर्डर करे कि वो पत्नी को ऑर्डर करे कि ये सारी डिटेल्स कोर्ट में प्रेजेंट की जाए। यहां पर दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि लोअर कोर्ट में पति और पत्नी दोनों ने ही 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल की थी,
लेकिन जो पत्नी की एप्लीकेशन थी उसको तो अलाउ कर लिया गया और जो पति की एप्लीकेशन थी उसको डिसअलाउ कर दिया गया, उसको नहीं माना गया, जिसका मुख्य कारण मेन ग्राउंड कोर्ट ने यह बताया कि वो इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखे थे उसके एम्प्लॉयर के, तो समनिंग कैसे होती। लेकिन दोस्तों इसमें लीगल पॉइंट ये है कि पति तो समनिंग कराना ही नहीं चाह रहा था। पति तो ये कह रहा था ना कि पत्नी को ऑर्डर किया जाए कि वो खुद ही अपनी सारी डिटेल्स को कोर्ट में प्रेजेंट करे, तो कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया और पति की एप्लीकेशन जो थी उसको खारिज कर दिया। अब दोस्तों पत्नी ने ये बताया कि वो बीमार है इसलिए जॉब नहीं कर सकती है, और चूंकि हस्बैंड ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी थी तो उसकी वहां पर बेइज्जती होती थी उसके वर्क प्लेस पर, इसलिए उसने खुद ही रिजाइन कर दिया और अपनी जॉब से उसको जो भी सैलरी मिलती थी उसमें वो अपनी माताजी को भी देती थी ताकि एजुकेशन लोन जो है वो क्लियर किया जा सके। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पत्नी की तरफ से थे। तो ऐसे में दोस्तों जो सेशन कोर्ट थी, सेशन कोर्ट ने भी पति की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना आसान भी नहीं होता कि कोर्ट से ऑर्डर करवाया जा सके कि पत्नी अपनी सारी डिटेल्स ला करके कोर्ट में रख दे, और कोर्ट आसानी से पति के फेवर में ये ऑर्डर करती भी नहीं है। तो इसलिए अपने को प्रैक्टिकली चलना है। बुक्स में क्या लिखा है, कानून क्या है, जरूरी नहीं है कि कोर्ट वैसे ही काम करेगी। कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करके काम करती है, इसलिए अपने को लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल अप्रोच पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट्स कैसे काम कर सकती है और इस जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप में से कोई भी अपनी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहे और अपनी समस्या पर प्रैक्टिकल अप्रोच चाहे तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर व्हाट्सएप मैसेज से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।